हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने सबने 2-4 दिन का ब्रेक ले लिया होगा और अब आप मेंस में लग गए होंगे। हालांकि मेरा ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया, उसके कुछ रीजंस थे। एक्चुअली होता ये है कि जब आप लंबे टाइम तक घर नहीं जाते हो तो आपकी मम्मियाँ सोच के रखती हैं कि तुम आओगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना। तो वो स्थिति हो जाती है, पर कोई नहीं, उनका हक बनता है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कभी कभार जब दर्शन देने जाते हो तो उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करा के आओ। तो वो स्थिति थी। और पर यहाँ आके पता चला कि रूम चेंज करना है तो उसमें थोड़े 2-4 दिन ज्यादा वेस्ट हो गए क्योंकि रूम ढूंढना था। पर कोई नहीं, हम कर लेंगे। इसलिए आपको ये वीडियो लेट प्राप्त हो रहा है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब उसी कंटिन्यूटी के साथ चलेगा जिस हिसाब से हम चला रहे थे। हालांकि पूरे टॉपिक मैं कवर नहीं करवा सकती मेंस के, क्योंकि अकेले व्यक्ति से उतना पॉसिबल नहीं है, सिलेबस काफी बड़ा है ना। तो वो तो नहीं करवा सकती, पर जितना कराऊंगी बहुत अच्छे से कराऊंगी। और अब ये जैसे ही पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे टॉपिक ले सकूं जो आपको इजीली अवेलेबल ना हो, है ना, ताकि आपकी यहाँ से हेल्प हो जाए। और जो टॉपिक लगेगा कि हाँ यार बताने लायक है इसका, या पेपर में अच्छा खासा वेटेज उसका रहता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन हम कर लेंगे, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही हटके करना है और पता चला वो क्वेश्चन ही नहीं आते, तो ऐसा भी नहीं है। जहां से जिसमें जिस टॉपिक का वेटेज अच्छा होगा वहां से हम वो टॉपिक हम उठा लेंगे। आगे हम इस तरह से कुछ करेंगे और सोचेंगे इसके बाद क्या करना है। फिलहाल के लिए तो मैंने आपसे छुट्टी का इसलिए बोला था क्योंकि देखिए, जिस सफर का आप हिस्सा बन रहे हो यानी एमपीपीएससी का आप हिस्सा बन रहे हो, तो ये क्या होता है, कभी कभी ये सफर थोड़ा लंबा हो जाता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, हकीकत से अवगत करा रही हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि अरे कहाँ आके फंस गए, या एक टाइम के बाद कि अरे कब से लगे पड़े हैं कुछ नहीं हो रहा है। इस तरह की फ्रस्ट्रेशन ना होने लगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा ये सफर लंबा हो जाए, कि हो सकता है आप पहली बार में सिलेक्शन यदि आपका नहीं हुआ है तो वो कारण हो सकता है, आपको फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा, आप किसी भी स्टेज पर जाके रुकिए। उसके बाद पेपर डिले होते जाते हैं। कोर्ट केस तो एमपीपीएससी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता ही है। बेचारे 2019 वाले अब तक इंटरव्यू के लिए भटक रहे हैं, उनका इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि कभी कभी ये सफर, आपकी ये जर्नी थोड़ी लंबी हो जाए, तो आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो, उसके लिए जरूरी है कि बीच बीच में गैप लेते रहिए, ब्रेक लेते रहिए, ताकि आप मोटिवेट रह सके, है ना। और मंजिल आपकी है तो सेल्फ मोटिवेशन ही जरूरी है, ठीक है। और उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा विकल्प ना आपका घर है, आपके अपने हैं। जब आप उनको देखते हो कि हाँ यार कोई उम्मीद में बैठा है, हमें इनके लिए तो कुछ करना ही है, तो वहां से वो जो पॉजिटिविटी आपको घर से, आपके अपनों से मिलती है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से आपको कामयाब होता देखना चाहते हैं। उन्हें नहीं मतलब आप कलेक्टर बन के आओ या कोई भी बन के आओ, उनका कुछ हो ना हो, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, है ना। तो ऐसा है। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जो मोटिवेशन आपको सबसे अच्छी मिलेगी वो आपके पेरेंट्स, आपके परिवार वालों से ही मिलेगी, है ना। तो घर ही हो आइए, यदि और कोई भी जरिया है, आप और किसी में भी आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको लगता है कि उससे मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा, मैं फिर से अच्छी शुरुआत कर सकता हूं, तो फिर वहां से उस तरह से आप 2-4 दिन का गैप उसके लिए निकाल लीजिए। हालांकि ऐसा नहीं कि 10 दिन तक लगे पड़े हैं कि भाई हमको अभी मोटिवेशन नहीं मिला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2-4 दिन का ही गैप ले लीजिए यदि नहीं लिया है तो, और फिर शुरू करिए। अब अभी का यदि देखा जाए तो अभी के कैलेंडर के हिसाब से हमारा नवंबर में मेंस है, तो उसी के हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि मुझे आप लोगों के कुछ क्वेश्चन प्राप्त हो रहे थे, तो वैसे तो इनके आंसर मैं आपको कर चुकी हूँ। व्हाट्सएप पे जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो इनके आंसर मैं आपको पिछले वीडियो के लास्ट में कर चुकी हूँ, है ना। जो इससे पिछली वीडियो है उसके लास्ट में मैंने आपको इन सबके क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए हैं कि किसको मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए, किसको प्री पढ़ना चाहिए, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन तो जो मैं जिनके आंसर कर चुकी हूँ उनके लिए मैं दोबारा से नहीं करूंगी, क्योंकि वो टाइम वेस्ट ही होगा। हालांकि मैंने आपसे सिलेबस डाउनलोड करने के लिए कहा था मेंस का, तो मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। और यहाँ कुछ मैसेज भी मुझे प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ कंफ्यूजन सिलेबस को लेके है, तो हम ऊपर ऊपर थोड़ा मोटा मोटा सिलेबस को देख लेते हैं अभी, और फिर हम जो पढ़ रहे थे उस पे आ जाएंगे। तो हम सिलेबस किस हिसाब से है, क्या आपको कंफ्यूजन हुई है, उस हिसाब से मैं आपको
क्वेश्चन यहाँ ले लूंगी। कुछ लोग मेंस की कॉपी को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी। मैं मेंस लिख चुकी हूं, तो मुझे पता है कि मेंस की कॉपी कैसी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आपके ले लेते हैं। इसके बाद जो टॉपिक हम कर रहे थे वो आगे बढ़ जाएंगे, और बाकी क्वेश्चन आपके मैं ज्यादातर क्वेश्चन सब पिछले वीडियो में आंसर कर चुकी हूँ, तो वो मैं कर दूंगी। सिलेबस इसलिए मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं उनके जिस हिसाब से जो क्वेश्चन है तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं या फर्स्ट टाइम मतलब इस फील्ड में आए हैं, तो कोई नहीं, है ना। तो आपने मेंस का सिलेबस डाउनलोड किया होगा या नहीं किया होगा, तो मैं अभी इस वीडियो के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगी। एमपीपीएससी आयोग की साइट पे ही जो है आपके लिए जो सिलेबस डाला है 2021 के लिए उसका, है ना। अब मेंस का जो सिलेबस है या मेंस के जो एग्जाम है वो कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ये आपने पहले ही बॉक्स में जब आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो आपको पहले ही मेंस के लिए जो परीक्षा योजना और सिलेबस आपको मिलेगा, उसमें आपको लिखा होगा कि मैं कुल जो है कितने मेंस के पेपर होंगे, 6। ठीक है, उसमें बॉक्स में लिखा है कि भाई पहला पेपर होगा जीएस का सामान्य अध्ययन, दूसरा भी जीएस का, तीसरा भी जीएस का, और इस फोर्थ को भी जीएस का यानी सामान्य अध्ययन का ही बोला जाता है। इसमें जीएस में बोला है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी आएगी, यानी इतिहास और भूगोल पूछा जाएगा। यहाँ आपसे राजनीति यानी पॉलिटी, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी के टॉपिक इसमें होंगे दूसरे वाले पेपर में। तीसरे में विज्ञान एवं तकनीक से आएंगे, इसके टॉपिक आपको दिए गए हैं, तो वो टॉपिक आप पढ़ लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक है विज्ञान और तकनीक में, कौन कौन से हैं इतिहास भूगोल में। तो जो टॉपिक है ऐसा नहीं है हमें पूरा इतिहास रटने बैठना है, जो टॉपिक है हमें वही करना है। तो उसमें स्पष्ट टॉपिक लिखे हुए हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपको सिलेबस में है, तो उस हिसाब से आप पढ़िएगा अपना सिलेबस जो भी हो। फोर्थ पेपर होता है एथिक्स का, इसे भी सामान्य अध्ययन का ही कहा जाता है, लेकिन वैसे आपको जैसे कॉपी बुक वगैरह कहीं भी लेने जाओगे पढ़ने जाओगे तो आपसे इस पेपर को एथिक्स नाम दिया जाता है कि एथिक्स का पेपर पढ़ा रहे हैं। तो फोर्थ पेपर होता है एथिक्स का, इसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन के टॉपिक होते हैं, केस स्टडी भी आती है, तो इसमें ये चीज होती है। ठीक है, फिफ्थ पेपर आपका होता है हिंदी का। ठीक है, और सिक्स्थ पेपर होता है आपका निबंध और प्रारूप लेखन का। प्रारूप निबंध तो आपको पता ही है, प्रारूप लेखन क्या होता है, जैसे अधिसूचना होती है, विज्ञप्ति होती है, शासकीय अशासकीय पत्र होते हैं, प्रपत्र होते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो ये प्रारूप उनकी यानी उनके प्रारूप लिखने के लिए उनका मसौदा कैसा होता है, किस फॉर्म में वो लिखे जाते हैं, ऐसा लिखने के लिए आता है। ठीक है, कि अधिसूचना जारी होती है, जैसे अधिसूचना आपने रोजगार निर्माण आप देखते हो, रोजगार निर्माण में आपने अधिसूचना देखी होगी, तो अधिसूचना किस तरह से जारी होती है ये प्रारूप हमें लिखना होगा। शासकीय पत्र कैसे होते हैं, अशासकीय पत्र कैसे होते हैं, उनका प्रारूप कैसा होता है, ये सब आपको यहाँ लिखने आएगा। तो ये 6 पेपर इस तरह से होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो शुरुआत के 5 पेपर हैं वो कितने टाइम के लिए होंगे, उसमें आपको मिलेंगे 3 घंटे। ठीक है, यानी पेपर 3 घंटे के होंगे, ये 3-3 घंटे के होंगे, अलग अलग दिन, यानी 6 दिन 6 पेपर होते हैं। छुट्टी बहुत कम मिलती है। कहने का मतलब ये है कि आप ये सोच के मत बैठना कि 6 पेपर के बीच में हमें गैप मिलता होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कोई ऑफिशियल छुट्टी पड़ जाती है किसी चीज की, तो ही आपको छुट्टी एक आध दिन की यहाँ पे मिल सकती है, नहीं तो कंटिन्यू 6 ही दिन ये पेपर चलते हैं। ठीक है, तो 3 घंटे के ये 5 पेपर होते हैं, ये होता है 2 घंटे का। ठीक है, तो यानी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये सारे होंगे, है ना, 6 दिन अलग अलग होते हैं, तो ये 3-3 घंटे के होते हैं और ये 2 घंटे का होता है। अब यदि शुरू के 3 पेपरों की हम बात करें, यानी तीनों जीएस के पेपर की यदि हम बात करें, तो ये होते हैं 300 नंबर के। ठीक है, और ये फोर्थ और फिफ्थ पेपर जो है वो होता है 200 नंबर का, और ये जो सिक्स्थ पेपर होता है वो होता है 100 नंबर का।
ठीक है, यानी एथिक्स और हिंदी का आपका 200 नंबर का होगा और निबंध और प्रारूप लेखन का आपका 100 नंबर का होगा पेपर। ठीक है, यानी इनका पूर्णांक इतना इतना रहता है। ठीक है, इन तीनों का 300 का रहता है, स्टार्टिंग के तीनों का। ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन क्या प्राप्त हुआ था कि बॉक्स में ये लिखा है कि ये जो 4 पेपर हैं यहां तक, ये तो माध्यम में उसमें लिखा है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, है ना। माध्यम दोनों होंगे और इनके आगे लिखा है, हिंदी के आगे लिखा है सिर्फ हिंदी और इसके निबंध के आगे लिखा है सिर्फ हिंदी। तो लोग जो शायद इंग्लिश मीडियम वाले थे वो ये पूछ रहे थे कि हमारे लिए मैम हम इंग्लिश मीडियम में हैं तो क्या ये 2 पेपर हमको देने नहीं पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां माध्यम का मतलब ये है कि आपको जो मेंस लिखना है वो कौन से माध्यम में लिखना है। तो यहां तो यदि आपने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है तो आप इंग्लिश मीडियम में लिखोगे ये शुरू के 4 पेपर, और हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया है तो आपको हिंदी में लिखने होंगे, ऐसा है। ठीक है, यानी ये चारों पेपर के लिए जो लिखा है हिंदी एंड इंग्लिश, तो उसमें से जो भी आपने अपने फॉर्म में जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट की थी उसी लैंग्वेज के अनुसार आपको इसमें ये चारों पेपर में आप लिख सकते हो। लेकिन ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ पेपर है, यानी हिंदी और निबंध का जो पेपर है, वो जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको भी हिंदी में ही लिखना होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यही था कि ये क्या लिखा है मैम, माध्यम का मतलब क्या लिखा है, क्या ये चारों पे मतलब जो क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुआ उनका पूछने का मतलब यही था कि क्या सिर्फ ये चारों पेपर हम इंग्लिश मीडियम वालों को देने होंगे और बाकी 2 नहीं देने होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर एक बार क्लियर कर रही हूं, माध्यम का मतलब यहाँ ये लिखा है कि किस माध्यम में आपको मेंस लिखना है। ये 6 पेपर सबके लिए होंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी होंगे और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी होंगे। पर ये 4 पेपर आपने जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट की है आप उसमें लिख सकते हो और उसमें ही लिखना है। जो आपने अपने फॉर्म में जो लैंग्वेज सिलेक्ट की है उसी में आपको मेंस में लिख के आना है। तो यहाँ हिंदी या इंग्लिश में से जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसमें लिखना है ये 4 पेपर। बाकी यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आपको ये 2 पेपर हिंदी में लिखने होंगे और हिंदी वाले तो हिंदी लिखते ही हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कहा गया है। तो यहां तक एक पहला बॉक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा एक पेपर का ले लेते हैं, कितने नंबर के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, किस हिसाब से आएंगे वो और बता देती हूँ ऊपरी तौर पर। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अब आप समझ गए। यानी अब ये टोटल पेपर आपके कितने नंबर के होते हैं? 1400 नंबर के होते हैं प्लस 175 का आपका इंटरव्यू रहता है, और यानी 1575 में से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। इस मेरिट में इतने नंबर में से मेरिट में जो नंबर आते हैं उनके हिसाब से लिस्ट बनती है। यानी आपके मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं आपकी मेरिट बनने के लिए, प्री के नहीं जुड़ते हैं। प्री सिर्फ क्वालिफाई होता है, यदि आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है तो आपको मेंस देने को मिलेगा, इतना बस रहता है। फिर यहाँ मेंस होता है, मेंस क्वालिफाई कर लोगे तो इंटरव्यू देने को मिलेगा, और फिर दोनों के नंबर जोड़ के आपको, यदि आपको इंटरव्यू तक आप गए तो दोनों के नंबर जोड़ के आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब मेरिट में आप उतने में जगह बना पाते हो तो आपको जो भी पोस्ट आपकी रैंक के हिसाब से, मेरिट में आपके स्थान के हिसाब से आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब हम एक एक पेपर का ले लेते हैं। तो यदि हम फर्स्ट पेपर की सिर्फ बात करें, जिसमें हमने क्या कहा था कि इसमें इतिहास और भूगोल होगा। तो ये कैसे डिवाइड है? ये 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी खंड आ और खंड बा। ठीक है, ये दोनों पार्ट में, पहले पार्ट में 5 यूनिट हैं और दूसरे पार्ट में भी 5 यूनिट हैं।
अब ये जो यूनिट है यानी पहली 5 यूनिट में इतिहास के बारे में कुछ टॉपिक दिए गए हैं, वो टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं, इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उसमें कुछ मध्य प्रदेश का भी इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री अब हटा दी है, और इंडिया का हिस्ट्री है और एमपी की हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री अब यहाँ से हटा दी गई है, वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए और हर टॉपिक हर यूनिट के हिसाब से आप अपना चीजें तैयार कर लीजिएगा। पार्ट बी में है भूगोल, है ना, यानी पार्ट ए में इतिहास है और पार्ट बी में है भूगोल। इसमें भी 5 यूनिट है, कुछ मध्य प्रदेश के संबंध में है, कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है, कुछ मध्य प्रदेश के संबंध में भी चीजें पूछी गई हैं। तो यहाँ ये वाली स्थिति है, तो यहाँ पे भी 5 यूनिट है। ठीक है, अच्छा आप पूछ रहे थे कॉपी किस तरह की रहती है, कॉपी को लेके कंफ्यूजन थी। तो यदि आपको फर्स्ट पेपर की मैं बात करूं तो जैसे पार्ट ए है तो इसके लिए एक कॉपी मिलेगी, और पार्ट बी है तो वहां इसके लिए आपको एक कॉपी मिलेगी, यानी पार्ट ए पार्ट बी के लिए अलग अलग कॉपी मिलेंगी, पेपर एक ही होगा, यानी ये एक साथ ही मिल जाएंगी। तो आपको मतलब एक पार्ट करने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि 1.5 घंटे बाद आपका पार्ट ए ले लिया जाएगा, नहीं, आपकी मर्जी, आपको पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करना है, 3 घंटे तक कॉपी आपके पास ही रहेगी। ठीक है, चाहे आप पार्ट ए पहले कर लो, चाहे पार्ट बी पहले कर लो, जैसा ठीक लगे, चाहे आधा इसमें कर लो, आधा उसमें कर लो, फिर इस पे आ जाओ, जैसा आपको उचित लगे आप करते रहना। 3 घंटे तक आपसे कॉपी नहीं ली जाएगी, तो दोनों ही कॉपी आपके पास रहेंगी। पहले एक चीज कंफ्यूजन होती थी, पता नहीं कैसे, वैसे होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि खूब बड़े बड़े अक्षरों में और बकायदा अलग अलग कलर की कॉपी आती है, उसमें लिखा रहता था खंड ए खंड बी। तो पता नहीं कैसे ये कंफ्यूजन लोगों को, मैंने सुना था, कई बार सुनने में आया था कि कभी कभी क्या होता था कि पार्ट ए का जो कंटेंट था वो पार्ट बी में लिख दिया और पार्ट बी का था वो ए में लिख दिया, है ना, यानी पता चला इतिहास जहां लिखना था वहां भूगोल लिख के आ गए और भूगोल जहां लिखना था वहां इतिहास लिख के आ गए। हालांकि पेपर आपको एक ही मिलता है जिसमें क्वेश्चन पार्ट ए और पार्ट बी के क्वेश्चन दिए रहते हैं, कॉपी अलग अलग मिलती है ना। तो पता नहीं ऐसा कैसे हो जाता था, होना तो नहीं चाहिए, पर यदि हो जाता था तो अब ऐसी दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब आपको कॉपी में क्वेश्चन ऊपर लिखा मिलेगा और उसी का आंसर अब आपको उसके नीचे देना होगा जो लाइनें आपको दी गई होंगी। मतलब ये मान लो क्वेश्चन है, ठीक है, उसी के नीचे जितनी भी शब्द सीमा आपसे पूछी गई है, मैं अभी हम शब्द सीमा के बारे में बात करेंगे, तो जितनी भी शब्द सीमा पूछी गई है उसके हिसाब से आपको लाइनें यानी स्पेस दिया होगा, फिर यहां से दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन पेपर में भी आपको क्वेश्चन लिखे मिलेंगे और यहाँ कॉपी में भी आपको क्वेश्चन लिखे मिलेंगे और हर क्वेश्चन का उसी के नीचे आपको आंसर करना है। ठीक है, तो यानी अब ये वाली दिक्कत तो खत्म है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि ये कितने कितने मार्क्स के होंगे और कितने कितने शब्दों में हमको लिखना होगा, हम ये समझ लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो पेपर फर्स्ट है वो 2 भाग में बटा होगा, दोनों भागों में 5-5 यूनिट होंगी और हर यूनिट से, प्रत्येक यूनिट से क्या होगा, दोनों में प्रत्येक यूनिट से क्या होगा कि जो 3 क्वेश्चन जो है वो अति लघुत्तरीय पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे और 1 क्वेश्चन आपसे दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा। सेम इसमें है। ठीक है, मतलब हर यूनिट से, ये जो 5 यूनिट से हैं, तो आपको पार्ट ए में जो है वो हर यूनिट से 3 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय देखने को मिलेंगे। अति लघु उत्तरीय में क्या कहा गया है, ये मैं यहां से हटा देती हूं, जो हम पार्ट ए के लिए समझ रहे हैं वही चीज पार्ट बी के लिए एज इट इज है। ठीक है, तो जैसे हम पार्ट ए की
समझ रहे हैं, तो हमने कहा कि प्रत्येक यूनिट यानी 5 यूनिट हैं, तो हर यूनिट से 3 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय आएंगे। अति लघु उत्तरीय में क्या है कि ये 3 नंबर के होंगे और आपको 10 शब्द या 1 लाइन इसमें लिखना है। हालांकि होता क्या है कि कभी कभी कोई डेफिनेशन है तो इससे ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन स्पेस का आप ध्यान रखना। जैसे मैंने आपसे कहा कि अब कॉपी कैसे मिलने लगी है, कॉपी अब आपको ऐसे मिलने लगी है कि क्वेश्चन होगा ऊपर और फिर नीचे जितना भी आपसे शब्द सीमा दी है उसके हिसाब से वो आपको स्पेस देंगे। यानी यदि मैं इनकी बात करूं, ये अति लघु उत्तरीय वालों की बात करूं, तो इनके लिए हमें 3 लाइनें मिलती हैं। तो आप किसी की भी डेफिनेशन वगैरह कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट में तैयार कर रहे हो, 3 नंबर के हिसाब से तैयार कर रहे हो, तो कोशिश करना कि वो आपकी 3 लाइन से ज्यादा का ना हो, है ना। और यदि वो 10 शब्द या 1 लाइन में सिमट जाता है तो और ही अच्छी बात है, ठीक है। इतना तो हमसे कहा ही गया है, लेकिन भाई कभी कभी कुछ परिभाषाएं ऐसी होती हैं जो बड़ी भी होती हैं, जरूरी नहीं है इतना, तो उन्होंने 3 लाइन आपको दी है। अब इसमें आपको जरूर बनाना है उसको, ठीक है। चलिए, फिर कहा गया है कि अगले जो क्वेश्चन है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आपके होंगे 5 नंबर के, और इसमें आपको लिखने होंगे 50 शब्द, या उन्होंने कहा गया है कि आप 5 से 6 लाइन इसकी लिख सकते हो। तो इसमें भी उतनी ही लाइनें दी होती हैं इस वर्ड स्पेस के हिसाब से। हालांकि एग्जैक्ट तो 5-6 नहीं दी रहती हैं, उतना गिनने तो कोई नहीं बैठता पेपर में, हमने भी नहीं गिनी, लेकिन एक्स्ट्रा ही रहती हैं 2-3 तो, है ना। तो उस हिसाब से हो सकता है आपको 7 से 8 लाइन मिल जाए, तो आप कोशिश करना कि आपका 7 से 8 लाइन में आंसर समिट जाए, ठीक है। फिर ये आता है दीर्घ उत्तरीय, एक हर यूनिट से एक क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय मिलेगा, यानी 5 यूनिट है तो आपको 5 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय मिलेंगे, और ये होते हैं 11 नंबर का, यानी हर क्वेश्चन 11 नंबर का होता है। यहाँ हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यहाँ हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, और यहाँ हर क्वेश्चन 11 नंबर का होगा। और ये 11 नंबर में आपको क्या लिखना है, 200 शब्द लिखना है, ये कहा गया है। यहाँ आपको 2 पेज मिल जाते हैं, A4 साइज कॉपी ले लीजिए, उसके 2 पेज आपको मिल जाते हैं इसमें 200 शब्द के लिए, ठीक है। तो ये हो गया है ऐसा का ऐसा। पार्ट बी आपको देखने मिलेगा जिसमें भूगोल की 5 यूनिट होंगी, वहां भी हर यूनिट से आपको 3 नंबर के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे 5-5 नंबर के, और फिर आपको जो है हर यूनिट से एक क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, 11 नंबर का मिलेगा हर यूनिट से, है ना। हालांकि हमसे आयोग ने कहा है कि आवश्यकता के अनुसार हम क्वेश्चन की संख्या घटा बढ़ा सकते हैं। अब क्योंकि उसने ऐसा इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि पीएससी वालों को बड़ा प्यार होता है कि जरा सा कुछ हुआ और कोर्ट पहुंच गए, तो भाई उन्होंने कहा कि कभी ऐसा ना हो कि हमें कहीं क्वेश्चन नहीं मिला है, मान लो हमें पहली यूनिट से 3 क्वेश्चन देने थे लेकिन हमें पहली से 3 नहीं मिले हैं, 2 ही मिले हैं, और हमने आगे प्रश्नों की संख्या पूरी करने के लिए क्या कर दिया, अगली यूनिट से। हालांकि ऐसा नहीं है, ये प्रश्न तो आपको जितने हैं उतने ही मिलेंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि हम यूनिट से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये मत सोचना कि उसमें ये लिखा है ना कि हम प्रश्नों की संख्या घटा बढ़ा सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रश्न कम देंगे आपको, प्रश्न तो आपको इतने ही मिलेंगे। यानी इनको टोटल जोड़ लीजिए कि हर यूनिट के हिसाब से 3 क्वेश्चन ये आएंगे, हर यूनिट में 2 क्वेश्चन ये होंगे, यानी 5 दूनी 10 तो यही क्वेश्चन हो जाएंगे, और 5 क्वेश्चन हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन ये आएगा तो 5 ये हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन तो उतने ही आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि यूनिट से लेने में हम घटा बढ़ा सकते हैं। मतलब यदि मान लो पहली यूनिट में उन्हें कोई 3 क्वेश्चन नहीं मिले हैं तो वो अगली यूनिट में एक क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, हो सकता है अगली यूनिट से 3 की जगह 4 क्वेश्चन दे दें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में उतने ही आएंगे जितना कहा है, लेकिन यूनिट से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये कहा गया है ना, ताकि कोई कोर्ट ना पहुंच जाए कि इन्होंने एक यूनिट से 3 क्वेश्चन नहीं दिए बल्कि दूसरी में 4 दे दिए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए चलिए, तो ये चीजें हैं, सेम इसके लिए है, यानी हर यूनिट से 3 क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर के मिलेंगे, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन जो है 2 नंबर के, सॉरी 5 नंबर के मिलेंगे 2 क्वेश्चन, और
एक एक क्वेश्चन आपको हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय यानी 11 नंबर का मिलेगा 200 शब्द के हिसाब से। ठीक है, तो पहले प्रश्न पत्र की बात हो गई। आई होप सब चीजें क्लियर होंगी। आगे के पे बढ़ते हैं। हालांकि आगे वाला जो है वो भी सेम ही है ना। अब पेपर सेकंड में कुछ अलग नहीं है। पेपर सेकंड में यही है कि पेपर सेकंड भी पार्ट ए और पार्ट बी में बटा हुआ है। दोनों का सिलेबस आप पढ़ लीजिएगा, पार्ट ए में क्या क्या सिलेबस है और पार्ट बी में क्या क्या सिलेबस है। इसे भी 5-5 यूनिट में बांटा गया है। ठीक है, इसमें भी सेम कहा गया है कि भाई क्या होगा कि 3 क्वेश्चन आपको 3 नंबर के मिलेंगे, 2 क्वेश्चन हर यूनिट से। 2 क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, 5 नंबर के मिलेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको हर यूनिट से दीर्घ उत्तरीय मिलेगा। यही कहा गया है, यही चीज सेम इसमें है। ठीक है, 3 नंबर के 3 मिलेंगे, ये हमें पता है। शब्द सीमा सेम है, यानी यहां शब्द सीमा 10 शब्द या 1 लाइन होगी। यहाँ पे ये 5 नंबर के लिए आएगा तो इसकी शब्द सीमा 50 शब्द या 5 से 6 लाइनें रहेंगी, है ना। हालांकि आप एक्स्ट्रा लाइनें 2 एक्स्ट्रा लिख सकते हो। हालांकि स्पेस का ध्यान रखना, क्योंकि अब क्वेश्चन लिखा हुआ आता है नीचे, तो उतना स्पेस हो तो उतना लिख सकते हो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हर यूनिट से यहाँ मिलेगा, वो 11 नंबर का क्वेश्चन होगा और उसके लिए आपको शब्द सीमा 200 मिलेगी। ये सारी चीजें पार्ट ए के लिए भी यही रहेंगी और पार्ट बी के लिए भी यही रहेंगी। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड पेपर में थोड़ा चेंज है। थर्ड पेपर में पार्ट ए पार्ट बी नहीं है। यदि आप पुराने पेपर देखोगे 2019 तक के, है ना, अच्छा 19 तक के और 2014 से 19 तक के बीच के देखोगे, क्यों इस बीच के आपको क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि जो पैटर्न है इस तरह के पेपर का एमपीपीएससी का जो वर्तमान में है वो थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंज हुआ है। बाकी 2014 से ही जो पैटर्न चला आ रहा है, पैटर्न तो वही है, लेकिन थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज हुआ है ना। कुछ चीजें हटी हैं और कुछ नई ऐड हुई हैं। तो आप जब पुराने पेपर सॉल्व करोगे तो 2014 से लेके करना और देख लेना कि जो अब 2014 में क्योंकि कुछ टॉपिक अलग थे तो वो देख लेना अभी के में है कि नहीं है, तो उनको तैयार करना, अदरवाइज उनको छोड़ देना। ठीक है, तो जो जो टॉपिक कॉमन है वहां से वो उठा लेना। ठीक है, चलिए, तो ये चीज है। थर्ड पेपर में क्या है, थर्ड पेपर में 10 यूनिट ही है। यहाँ पे जब आप 2014 से 19 तक के पेपर देखोगे तो पेपर थर्ड में भी 2 पार्ट हुआ करते थे, अब नहीं है। अब कैसा है, अब पेपर थर्ड जो है उसमें सिर्फ एक ही भाग है, मतलब उसमें कोई भागवाग है ही नहीं, सिर्फ 10 यूनिट है। और इसमें भी क्या कहा गया है 10 यूनिट में कि प्रत्येक यूनिट से जो है वो 3 क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर के आएंगे। 2 क्वेश्चन जो है वो लघु उत्तरीय होंगे जो 5-5 नंबर के होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो दीर्घ उत्तरीय होगा जो कि 11 नंबर का होगा, 200 शब्द वाला। मतलब चीजें ऐसी हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इनके बराबर ही आएंगे, लेकिन यहाँ पार्ट ए पार्ट बी में बांट के आ रहे थे, यहाँ सीधे सीधे 10 यूनिट के एक ही पेपर में आएंगे। एक ही कॉपी आपको मिलेगी, पहले 2 मिलती थी क्योंकि 2 पार्ट थे, है ना। अब एक ही कॉपी आपको मिलेगी और नंबर ऑफ क्वेश्चन इनके बराबर ही रहेंगे, पूर्णांक और समय सब इनके बराबर ही है। हर यूनिट से आपको इस 10 यूनिट में से हर यूनिट से आपको 3 नंबर के 3 देखने को मिलेंगे। तो ऐसे बांट लीजिए, 10 यूनिट के कितने हो जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको हर यूनिट से यहाँ पे मिलेंगे। ये 50 शब्द के हैं, हमें पता है, ये 10 शब्द वाले हैं और ये 200 शब्द वाले हैं। तो यानी ये जो हर यूनिट से एक एक आएंगे, तो यानी 10 क्वेश्चन ये आएंगे, क्योंकि 10 यूनिट है ना। यहाँ पे पार्ट ए में 5 आ रहे थे और पार्ट बी में 5 आ रहे थे, तो यहाँ मिला के ऐसे 10 हो रहे थे। ठीक है, तो इतना आपको लिखना होगा मेंस में, इन पेपरों में। अभी आगे बढ़ते हैं, फोर्थ में क्या कहा गया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ बस पार्ट नहीं है, बाकी सब चीजें एज इट इज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पेपर की क्या स्थिति है। फोर्थ पेपर मैंने आपसे कहा था कि एथिक्स का होगा, तो ये भी 5 यूनिट में बटा है, इसमें भी खंड नहीं है, यानी पार्ट ए पार्ट बी इसमें नहीं है, ये सिर्फ इसकी 5 यूनिट ही है। अब इन 5 यूनिट में
1 से लेके 4 यूनिट तक क्या होगा कि हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन जो है वो अति लघु उत्तरीय देखने को मिलेंगे। दो लघु उत्तरीय देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपको हर यूनिट से दीर्घ उत्तरीय देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 से 4 यूनिट तक की ये स्थिति होगी, यानी 5 क्वेश्चन कैसे आएंगे, अति लघु उत्तरीय आएंगे, फिर 2 लघु उत्तरीय आएंगे और एक क्वेश्चन हर यूनिट से दीर्घ उत्तरीय आपसे पूछा जाएगा। इनकी शब्द सीमा कैसी है, इसमें भी सेम है कि आपको 10, जो अति लघु उत्तरीय है उसमें 10 शब्द या 1 लाइन लिखनी है। इसमें आपको 50 शब्द या 5 से 6 लाइनें लिखनी है और इसमें आपको 200 शब्द ही लिखना है, ये कहा गया है। ठीक है, लेकिन इनके नंबर कितने कितने होते हैं, तो ये जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं अति लघु उत्तरीय, वहां हम क्या देख रहे थे कि ये 3 नंबर के होंगे, लेकिन यहां क्या कहा गया है कि ये 2 नंबर के होंगे। ठीक है, यानी इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे प्रत्येक उत्तर के लिए। ठीक है, इसके लिए 5 ही होंगे, यानी 5 मार्क्स ही मिलेंगे आपको। और यहां सबसे बड़ा चेंज है, यहां 200 शब्द वाले के लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी अब पहले से चौथी इकाई तक यदि 4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं दीर्घ उत्तरीय, तो क्या होगा, उस प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय के लिए आपको 200 शब्द मिलेंगे, 200 शब्द मिलेंगे और 20 नंबर का रहेगा वो। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि भाई 5 यूनिट रहेंगी और पहली से 4 यूनिट तक ये स्थिति रहेगी, तो 5वीं यूनिट का क्या है, तो 5वीं यूनिट में आती है केस स्टडी। जो भी आप सिलेबस पढ़ते हो उसके बारे में केस स्टडी आती है, और केस स्टडी कितने नंबर की होगी, तो केस स्टडी भी होगी, यहां 2 केस स्टडी आपसे पूछी जाएंगी और कहा गया है कि ये आपको 2 केस स्टडी आपसे पूछी जाएंगी और प्रत्येक केस स्टडी को आपको 500 शब्द में, मैक्सिमम 500 शब्द हर केस स्टडी के लिए आपको लिखने हैं। ठीक है, और यहां कहा गया है कि इनके लिए जो केस स्टडी होंगी उनके लिए भी अंक कितने होंगे, तो 20। तो यानी यहां फायदा है ना, यहां 200 शब्द लिखने पे आप 20 नंबर ला सकते हो और यहां आप 500 शब्द लिखने के लिए, हालांकि एथिक्स के पेपर में टाइम की ऐसी कोई कमी ज्यादा पड़ती नहीं है, हो जाता है, कवर हो जाता है इजीली, लेकिन फिर भी यदि कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पास समय कम है तो आप पहले इनको कवर करना, क्योंकि क्या होगा, यहां आप 200 शब्द लिख के 20 नंबर ला सकते हो और यहां आपको 500 शब्द लिखने पड़ेंगे हर केस स्टडी के लिए, तब आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये हमारा हो गया फोर्थ पेपर के, फोर्थ पेपर कैसा आएगा, किस तरह से आएगा, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्पष्ट कहा गया है कि 5 यूनिट होंगी, पहली से चौथी यूनिट तक प्रत्येक यूनिट से आपको 5 जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे हर यूनिट से ही, यानी 4 यूनिट तक 2 आपको लघु उत्तरीय और 1 हर यूनिट से आपको दीर्घ उत्तरीय मिलेगा। इसमें शब्द सीमा 10 शब्द या 1 लाइन ही होगी, इसमें 50 शब्द या 5 से 6 लाइन और इसमें 200 शब्द। इसके लिए अंक आपको 2 मिलेंगे, अब यहाँ 3 नहीं मिलेंगे, 2 मिलेंगे। इनका सेम है, यानी लघु उत्तर के लिए 5 मार्क्स ही मिलेंगे और यहाँ इनका बदल गया है, वहां तक हम देख रहे थे कि ये 11 नंबर के थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लेकिन यहाँ ये 20 नंबर के होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो। ठीक है, और बाकी एक केस स्टडी आएगी, 2 केस स्टडी आएंगी, उसमें से दोनों को आपको 500 शब्द में लिखना है, इसके लिए भी 20-20 नंबर आपको मिलेंगे दोनों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पेपर देखते हैं, फिफ्थ पेपर की क्या स्थिति है। चलिए अब बात करते हैं 5वें प्रश्न पत्र की। तो 5वें प्रश्न पत्र में ऐसा समझने वाला कुछ है नहीं, मैं आपको पढ़ के ही सुना देती हूँ ताकि यहाँ ज्यादा हौच पौच ना हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें कहा गया है कि पंचम प्रश्न पत्र जो है, यानी 5वां प्रश्न पत्र जो है, यानी क्वेश्चन पेपर जो है वो सामान्य हिंदी और व्याकरण का होगा। ठीक है, आप चाहे
हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, ये आपको हिंदी में ही देना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है कि भाई पहला प्रश्न होगा, मान लो पहला प्रश्न है, उसमें क्या है 25 प्रश्न जो है वो लघु उत्तरीय होंगे। ठीक है, और ये कितने नंबर के होंगे, तो ये 3-3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अच्छा ये 3-3 नंबर के होंगे, तो हम शब्द सीमा इसमें लिखा तो नहीं है कि इतने शब्द सीमा में लिखना है, हालांकि 3 लाइनें ही हमको दी होती हैं, वहां भी हिंदी के पेपर में भी जब आप क्वेश्चन लिखे होके आने लगे तो 3 लाइनें ही दी जाती हैं। ठीक है, तो जो भी आंसर आप लिखो 3 लाइन में आपका समिट जाना चाहिए। तो ये 25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। फिर इसमें कहा गया है कि भाई दूसरा क्वेश्चन जो होगा, ये कहा गया है कि दूसरा क्वेश्चन आपका जो है अलंकारों से संबंधित होगा, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब यहां दूसरे क्वेश्चन नंबर जो होगा उसमें आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे दूसरे में, और ये अलंकारों से संबंधित होगा, ये कहा गया है। और इसमें एक चीज और कही गई है कि ये 5 नंबर का होगा, है ना, यानी ये 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है, तीसरा क्या कहा गया है कि जो तीसरा प्रश्न पत्र होगा, सॉरी तीसरा क्वेश्चन होगा, है ना, मतलब क्वेश्चन के अंदर ये उप क्वेश्चन करके आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ ABCD करके ऐसे 25 आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो यहाँ भी ABCD करके क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 25 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएंगे। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि इसके भी 2 उप प्रश्न होंगे, है ना, यानी इसके 2 क्वेश्चन आपको देखने को यहां भी मिलेंगे। आगे क्या कहा गया है कि जिनमें वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, अच्छा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद जो होगा, यानी ट्रांसलेशन आएगा हिंदी टू इंग्लिश, वो आएगा आपका 20 नंबर का। और इसमें 2 प्रश्न बोला है, तो एक तो आएगा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, और दूसरा आया है इंग्लिश से हिंदी में। ठीक है, ये आपका 15 नंबर का होगा, यानी ये जो प्रश्न होगा तीसरे नंबर का, वो आपका टोटल 35 नंबर आपको देके जाएगा। ठीक है, तो ये कहा गया है कि भाई हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करना है, वो 20 नंबर के होंगे, और इंग्लिश टू हिंदी जिसमें करना है वो 15 नंबर का होगा। ठीक है, अब 4th प्रश्न में इसमें कहा गया है कि भाई 4th प्रश्न जो है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा। हालांकि अब ये मत कहना कि सिलेबस भी देख देख के पढ़ा रही हैं। एक्चुअली मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था तब मुझे किसी ने कमेंट किया था उसमें कि आप देख देख के बोल रही हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अब मैं उस टाइम फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आई थी, है ना, तो अब फर्क तो आता है, अब थोड़ा फ्रेंकली हो गए उस चीज से, तो वो चीज थी। हालांकि उस टाइम भी मैं डेट पढ़ा रही थी, तो भाई किस गलत होने से अच्छा है आप देख के बता दो, है ना, ताकि गलती से भी गलत ना हो। और सिलेबस कौन सा रटने वाली चीज है, हाँ ये पता है ऊपरी तौर पर आप भी सिलेबस जब आपको याद करने के लिए कहा जाए तो ऐसा नहीं कि उसे शब्द सा रटने बैठ रहे हैं, सिर्फ इस तरह से देख लीजिए कि जब कोई चीज आपके सामने आए तो आपको पता हो कि ये मेरे सिलेबस में है, इस तरह से याद करना होता है। ऐसा नहीं कि ये इतने नंबर का होगा आप ये भी याद करें क्या, है ना। चलिए खैर कोई नहीं, होता है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि 4th पेपर जो है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा, जिसमें संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें कुल अंक कितने होंगे 20, है ना, ये भी हिंदी व्याकरण का आता है, 20 नंबर की ये होता है 4th नंबर का। आपको 5-6 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, अथवा में भी मिल जाते हैं उसमें से कि इनमें से कोई 5 करिए, तो कुछ दे दिया जाएगा कि इसमें इसकी संधि क्या है, इसमें कौन सा समास है ना, तो या किसी का समास विग्रह करने के लिए दे दिया जाएगा। तो आप क्या करिए, 2020 का इस पैटर्न पे पेपर हो चुका है, तो आप मेंस के 2020 के चाहे तो मैं उपलब्ध करा दूंगी आपको टेलीग्राम पे, ये पेपर आप देख लीजिए सारे एक बार, है ना, तो आपको और अच्छे से सिलेबस समझ में आ जाएगा। आप सिलेबस आप समझ लिए, आप पेपर देख लेना एक बार, तो सब समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या क्या कहा गया है, ठीक है, किस टाइप से आएंगे क्वेश्चन। तो ये चीज है 4th इसमें ये कहा गया है। 5th इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक व्याकरण से जो है और शब्दावलियों से संबंधित होगा।
5th प्रश्न जो होगा ये भी आपका 20 नंबर का होगा। फिर 6th नंबर का जो होगा वो होगा अपठित गद्यांश, है ना। तो 6th क्वेश्चन आपका होगा अपठित गद्यांश। 7th क्वेश्चन किससे होगा? तो 7th क्वेश्चन होगा पल्लवन और भाव पल्लवन से, ठीक है। अच्छा, ये अपठित गद्यांश वाला भी कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का होगा। और ये आपका होगा, ये जो पल्लवन वाला है वो आपका होगा 10 नंबर का, ठीक है। हालांकि इसमें शब्द सीमा कहीं नहीं दी गई है ना, तो उस हिसाब से स्पेस के हिसाब से देख लेना कि कितना स्पेस दिया है, उस हिसाब से आप वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। इसमें स्पष्टता शब्द सीमा नहीं दी गई है हिंदी वाले पेपर में, और टाइम बहुत ज्यादा रहता है हिंदी में, है ना। मतलब जैसे हम पार्ट ए पार्ट बी की स्पीड से यदि लिखें तो हमें 3 घंटे बहुत पड़ते हैं इसमें, है ना, तो हो जाएगा आराम से। तो इसमें शब्द सीमा नहीं दी है, आप जगह देख लेना कि कितनी जगह दी है, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसकी शब्द सीमा सिलेक्ट कर सकते हो। स्पष्टता इसमें कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि आप नंबर के हिसाब से देख लेना कि जैसे 11 नंबर में वहां 200 शब्द लिखवा रहे थे, तो कोशिश करना कि लगभग 150 से तो ज्यादा ही हो जाए शब्द, है ना। तो इस तरह से। और यहाँ तो क्या होता है, यहाँ तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं व्याकरण से, तो कि इनका समास कौन सा है ये बताओ, तो उसमें क्या बस इतना ही बताना है। वहां 2-2 नंबर के दिए रहते हैं, इसमें संधि कौन सी है ये बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो वहां तो शब्द देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब सब क्वेश्चन उसमें दिए होते हैं जो 2-2 नंबर के दिए होते हैं, तो हमें उसमें ही उसके हिसाब से ही लिखना होता है एक एक लाइन, है ना। और इनमें अपठित गद्यांश में भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, पता चला 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, तो उनके हिसाब से आंसर आप, क्वेश्चन की कितनी जगह दी है, स्पेस दिया है, उस हिसाब से आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। 8वां क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसमें जो है गद्यांश के संक्षेपण से संबंधित होगा, यानी ये पल्लवन से और ये संक्षेपण से, यानी एक क्वेश्चन आपका पल्लवन से आएगा और एक संक्षेपण से आएगा, ये भी 10 नंबर का आपका होगा। तो ये हिंदी का है, ठीक है। इसमें शब्द सीमा नहीं दी गई है, नंबर दिए गए हैं, तो आप अंदाजा लगा लेना कि यदि मुझे 20 शब्द के, वैसे तो यहाँ गद्यांश वाले में क्या होता है कि 5-6 क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो हर क्वेश्चन कितने नंबर का वो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से और कितना स्पेस दिया है उस हिसाब से आप उसको आंसर को उतनी शब्द सीमा तय कर सकते हो, ठीक है। और वैसे पेपर देख लेना पुराने, जैसा मैं कह रही हूं, तो वहां से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम 6th पेपर और देख लेते हैं उसमें क्या है, ठीक है। वैसे तो निबंध और प्रारूप लेखन है, लेकिन एक ऊपरी तौर पे बता देती हूँ। चलिए, इसमें क्या कहा गया है, 6वां आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें क्या कहा गया है कि भाई ये जो है हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन से होगा, ठीक है। इसका सिलेबस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुल 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 3 प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न जो होगा उसमें आपसे किसी एक विषय पर 1000 शब्दों में, कितने शब्दों में? 1000 शब्दों में निबंध आपसे पूछा जाएगा, और इसके नंबर आपको कितने मिलेंगे, इसमें कहा गया है कि ये 50 अंकों का आपका होगा। मतलब ये 1000 शब्दों के लिए आपको 50 नंबर मिलेंगे, ठीक है। टोटल पूर्णांक इसका 100 था, मैं आपको बता चुकी थी। दूसरा इसमें कहा गया है कि दूसरा प्रश्न भी जो है वो निबंध का होगा, और यहां निबंध अब आपको 500 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। ये कितने नंबर का होगा? तो ये 25 नंबर का होगा, यानी ये 50 नंबर का 1000 शब्द लिखवा रहे हैं और आपसे 500 शब्द लिखवा रहे हैं 25 नंबर के में, है ना। ये 500 शब्द हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या पूछा गया है? तीसरा उन्होंने कहा गया है कि प्रारूप लेखन से संबंधित होगा तीसरा प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि किन्हीं 2 प्रारूपों का लेखन हिंदी में करना होगा।
प्रत्येक प्रारूप लेखन की आदर्श शब्द सीमा 250 शब्द है। 2 प्रारूप आपको लिखने होंगे और प्रत्येक को 250 शब्द में आपको लिखना होगा। ये कहा गया है। प्रश्न के आंतरिक विकल्प भी होंगे, है ना, यहाँ मतलब आंतरिक विकल्प दिए गए होते हैं, किसी एक पर लिखना होता है, ऐसे भी और ये भी, है ना। तो यही कहा गया है। बाकी और कहा गया है कि ये भी 25 नंबर का होगा। यहाँ भी 250 शब्द यानी 2 में लिखवा रहे हैं तो यहाँ भी 500 शब्द हो जाएंगे, तो ये भी 25 नंबर का होगा, यही कहा गया है। ठीक है, तो ये है आपका 6 पेपर किस तरह से होंगे, इनके अंदर का सिलेबस आप पढ़ लीजिए। आई होप आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हम कॉपी के संबंध में भी बात कर चुके हैं और यहाँ भी शब्द सीमा नहीं दी गई है। सॉरी, शब्द सीमा तो सब में दी गई है, हिंदी वाले में नहीं दी गई है ना। इनमें तो शब्द सीमा दी गई है, उसी हिसाब से स्पेस मिलेगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं चाह रही थी कि अगला टॉपिक मैं स्टार्ट कर दूं, जो कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं जो टॉपिक वो स्टार्ट कर दूं, लेकिन किसी रीजन से मुझे थोड़ा जाना है और फिर ये वीडियो डालना भी जरूरी है क्योंकि काफी टाइम हो गया है, आपको अपडेट तो देना ही है ना, कि हम जिंदा हैं। तो ऐसा है, तो ये वीडियो में इतना सा ही डाल देती हूँ सिलेबस के बारे में। अगला वीडियो जो आपको प्राप्त होगा वो हम आगे अपना सिलेबस जो हमारा टॉपिक चल रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब तक आप इस सिलेबस यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस तरह से समझ लीजिए। बाकी बेस्ट क्या है कि एक बार सिलेबस अच्छे से पढ़िए, पढ़ना ही है सिलेबस आपको, अच्छे से पढ़िए और फिर पिछले साल जो 2020 में सेम सिलेबस पे आपका पेपर हो चुका है, 2019 तक अलग सिलेबस था, 2020 से यही सिलेबस स्टार्ट हुआ है, तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पेपर हो चुके हैं 20 वाले। तो आप 20 वाले पेपर देख लीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे सबके पिक में आपको सेंड कर दूंगी, वहां से देख लीजिए, डाउनलोड होते हैं क्या होते हैं, किस तरह से वो मिल जाएंगे, है ना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आयोग की साइट पे भी आई थिंक अब तक डल चुके होंगे, और नहीं डले हैं तो आप डल जाएंगे, वहां भी आपको 2020 के पेपर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे 6 के 6। आप वहां से डाउनलोड करके उनके प्रिंट निकलवा लीजिए। प्रिंट में आई थिंक ऑफलाइन पढ़ते हैं हम, लिखना भी ऑफलाइन है, तो बहुत फायदे होते हैं, वो अपने पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल होता है। तो ठीक है, तो अभी के लिए मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, मतलब इतने लेट वीडियो आया और टॉपिक नहीं हो पाया है। एक्चुअली मुझे अर्जेंट काम से जाना है और मैं उसे डिले नहीं कर सकती, तो मैं आपको अब अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही डाल दूं, इतना अगले हफ्ते तक उसको एक्सटेंड नहीं करूं। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और जिन्हें नहीं समझ में आया था वो तो ये वीडियो देखेंगे ही। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं, धन्यवाद।